हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम हैं। अहम इसलिए हैं कि मुल्क की सियासत में ऐसा लगता है कि करवट बदलने का वक्त आ गया है। अडानी के गिरने के जो 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 सम्राट खड़ा किया था उसके गिरने की खबरें हालांकि अब तक भी बहुत संभाल संभाल करके किस्तों में बताई जा रही हैं और मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। बड़े बड़े अखबारों से पहले पेज से वो खबर हट गई है या हटा दी गई है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे भी बीजेपी काफी सदमे में है। ऐसे वक्त में कई बयान आरएसएस के लोगों के आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म के भी हैं, और कुछ बयानात तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें हिंदुओं में आपस में इख्तलाफ बढ़ना शुरू हो गया है। जिस तरह से अभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कह दिया कि ये जो जाति व्यवस्था है ये तो पंडितों ने दी है, यानी ब्राह्मणों ने, और इसका भगवान से कोई ताल्लुक नहीं है। मनुस्मृति पर यकीन रखने वाले लोग, मनुस्मृति को देश का पुराना संविधान कहने वाले लोग खुद मनुस्मृति के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आरएसएस के ही जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हंसबोले कह रहे हैं कि देश के सभी लोग हिंदू हैं। वो अलग अलग तरीके से उन्होंने वो उसकी व्याख्या की, वो भी बहुत ही दिलचस्प है। इसके अलावा रामदेव ने धर्म परिवर्तन के बारे में, ईसाइयों और मुसलमानों के बारे में काफी कुछ कहा और उससे आगे भी बहुत कुछ कहा। इस सब के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है जैद के फैजान साहब, जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पीपल्स अवेयरनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं। एक लंबे अरसे से समाज की खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। बैकग्राउंड में जाइए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक दौर था आपका। जैद के फैजान साहब, बताइए कि आप इस आरएसएस के जो ताज़ा बयानात हैं, खास तौर पर मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा और उसमें आपस में खुद ब्राह्मण ही उनके खिलाफ खड़े हो गए, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए काजी साहब, ऐसा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो हर जगह रहती है और वो रहेगी, रहती रही है। तो मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मोहन भागवत के बयान पर जो है दूसरे लोगों ने उस पे ऐतराज़ किया, उन्हीं के लोगों ने, और उस पे उनके खिलाफ वो उन्होंने हाँ, सब माफी मांगने तक की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, माफी मांगने तक की बात कह रहे हैं। लेकिन उधर से सफाई भी पेश कर दी गई कि साहब ये जो है दानेश्वर है, पंडित का मतलब पंडित ब्राह्मण से नहीं था। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। मोहन भागवत ने बहुत सारे बयानात दिए हैं इस तरह के, और क्या कहते हैं, हिंदुइज्म को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के उन्होंने, बल्कि मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत से बयानात दिए, बहुत अच्छे लगे। लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को जो है अपनी 816 तारीख को भूलना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं, इसका सबूत हम कैसे दें? कोई चीज हो ना कि भाई ये आप कर देंगे तो हम कहेंगे आप भूल गए। उनको तो ये सब चीजें देखिए इशू बनाना है और कह देते हैं। या उनके महामंत्री जी ने बात कही। अब इम्पोर्टेंट बात सबसे ज्यादा जो है वो अभी रामदेव की बात आपने कही। रामदेव का बयान मुझे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रामदेव जो ने जो बयान दिया, रामदेव का जो मैं देखता हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ, रामदेव का बयान ऐसा नहीं मिलेगा जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है मुसलमानों के खिलाफ। उनके बहुत सीधे बयान आते रहते हैं, मताका खेज बयान भी रहे हैं और सरकार की हिमायत में भी रहे हैं, वो सारी चीजें। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया, अभी मैं पीछे जा करके देखने की कोशिश करता हूं तो इस तरह का एग्रेसिव बयान मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना लाजिम है, नमाज पढ़ लीजिए तो जो चाहे गुनाह कीजिए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि नमाज पढ़ने के बाद चाहे हिंदू लड़कियों को उठवा करके उनसे शादी कीजिए, तो वो लफ्ज़ जिहाद की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। और ये बयान रामदेव का जब आया है, जब और सब धर्म परिवर्तन का वो एक ऑब्सेशन है। नहीं, मैं रामदेव का बयान जब आया है, जब बागेश्वर धाम के एक नए बाबा इमर्ज करके आ गए हैं, अभी तक तो उनका कहीं आता पता नहीं था। ठीक है, जो लोग उसमें धाम से जिनका जो लोग जुड़े रहे होंगे या दूसरे रिलीजियस लोग रहे होंगे, यकीनन वो उनसे जानते रहे होंगे, यकीनन उसमें कोई दोहरा नहीं, और लोग भी। लेकिन वो आमतौर पर जिस तरीके से लोग जानना चाहिए जानते हैं, वैसे उभर करके इस तरह से सामने आ गए
और आप देखिए कि पूरे एक हफ्ते तक टीवी उसी तरह से उनकी खबरों को नष्ट करता रहा जैसे वो मोदी जी की खबरों को नष्ट करता है, या वो लव जिहाद, हलाला, ये वो हिजाब वगैरह के मसाइल को लेकर के जो मुस्लिम इश्यूज है उस तरह के उनको हाईलाइट करता है। तो इसमें जो चीज इसको जोड़ने की कोशिश मैं करता हूँ, जो मैं जिसे देख रहा हूँ कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के जो बाबा थे शास्त्री जी, उनको हाईलाइट किया गया और पूरा मीडिया लग गया और ये बताने की कोशिश की गई कि सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक यही हैं। उन्होंने एक बात कही, वो इम्पोर्टेंट है। बात तो बहुत आ रही है, सब तरफ से आ रही है, पहले से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं, मुद्दा भी है, स्ट्रेटेजी भी है, तो वो सब चीजें चल रही थी, लेकिन इन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला कहा। और सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा करके कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो उसको लेकर के भी मीडिया जो है वो करता रहा और डिफेंस करता रहा, डिफेंड करता रहा कि भाई ये जो चीज भाई है बहुत अच्छी कही है और सनातन धर्म के ठेकेदार होकर के ये उभरे हैं। और खास बात यह हुई कि जब कुछ लोगों ने उसको कहा कि ये ढोंग है और उन्होंने टीवी पर आकर के अपना कहा कि भाई ये जो बताते हैं वो कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो हम खुद बता सकते हैं, उन्होंने बता के दिखाया भी ओपनली। तो वो चीज कोई खास बात उसमें नहीं है, लेकिन उनकी जो फेवर में लोग आए, उनके फेवर में जो लोग आए वो इसी वजह से आए कि वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, इसलिए उनके पूरे मुल्क में रैलियां होने लगी, पूरे मुल्क में उनको बुलाया जाने लगा और वहां गए तो हिंदू राष्ट्र का उन्होंने स्लोगन दे दिया। उसी बीच में बाबा रामदेव का ये सिलसिला आया। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, खुद बीजेपी भी मनुस्मृति संविधान लागू करना चाहती है। मतलब क्या है, इस संविधान को मान रहे हैं लेकिन इस संविधान में उनका यकीन तो नहीं है ना। आरएसएस क्या चाहती है, चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो हिंदू राष्ट्र बने तो हिंदू राष्ट्र का एक सोचा तो चलता रहा, लेकिन एक नया सोचा भरपूर तरीके से उन्होंने छोड़ करके गालिबन टेस्ट करने की कोशिश की है। इसलिए कि जो बात शुरू में आप कह रहे थे वो बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल सरकार जो है वो घिरी हुई है। ये जो अदानी का हुआ है तो अदानी के लोग को लेकर के सवालात तो पहले भी बहुत उठते रहे हैं, संसद में भी लोग उठाने की कोशिश की है, बात उठाने की कोशिश की है, बहुत सारे उनके मामला थे जिसको उठाया गया कि भाई ये कैसे हो रहा है, और सारी चीजें उनके हवाले कर दी गई, क्या स्टेशन, क्या पोर्ट, क्या हवाई अड्डे, सारी चीजें, क्या सड़कें, सब कुछ उनके हवाले। तो उस पर वावेला तो मचता रहा, उठता रहा, लेकिन अब की बार भरपूर तरीके से पकड़ में सरकार आ गई है और पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। मैं समझता हूं कि अवाम में भी इसका काफी एक्सपोजर हुआ है और हो रहा है, क्योंकि उनके शेयर्स भी जिस तरीके से गिरे हैं और 9 लाख नहीं बल्कि 11 लाख करोड़ उनकी जो है संपत्ति जो है, उनका जो असासा है वो नीचे हो गया, शेयर्स बुरी तरह से क्रैश कर गए हैं। तो अब वो पार्लियामेंट में उठाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बहरहाल किसी न किसी बहाने अब कल राहुल जी ने राष्ट्रपति का जो अभिभाषण कहलाता है उसके ऊपर उसके प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जवाब देने के लिए जब वो कल दे रहे थे तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से, कल मैंने उनकी स्पीच सुनी गांधी साहब, तो मैंने ये देखा कि बहुत ही कल एक बुर्दबारी का सबूत वो इसमें कोई नहीं, वो दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो मैच्योरिटी आई है और बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खूबसूरती से घुमा करके उन्होंने अपनी बात कह के पदयात्रा से शुरू करके जिस तरीके से आकर के उन्होंने हिंदुस्तान के हालात को सामने रखते हुए अदानी पे हमला किया, वो काबिले तारीफ है। तो बहरहाल अब ठीक है, आज मोदी जी का जवाब देने का क्या देते हैं, क्या दे रहे हो, वो तो खैर दैट आई कैन इमेजिन कि वो क्या कहेंगे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। पूरी तरह से खास बात ये है आदमी साहब की ये गवर्नमेंट जो है पूरी तरह अदानी के सपोर्ट में लग गई है, और इस सपोर्ट से ये बात वाज़ेह नहीं साबित हो रही है कि सरकार की सरपरस्ती उसको हासिल तो थी, लेकिन अवाम में भी ये बात पहुंच रही है। तो अब इनके पास, जैसा मैंने बारहा कहा है, इनके पास कुछ है नहीं अलावा इसके कि देखिए टारगेट उनका वही है, स्ट्रेटजी उनकी वही है कि वो कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन करके चुनाव जीतें, और चुनाव को बिल्कुल चुनाव के, देखिए भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरी बात हो जाएगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से, देखिए
कहीं से कोई अच्छी चीज मिले तो लेनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो है भारतीय जनता पार्टी का, वो तरीका जो है वो देखें, अपनाने की कोशिश करें। कम से कम ठीक चीज है तो अपना ही लें। एग्जैक्टली। अभी 3 स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हो रहा है। आप देखिए कि इनके तमाम लीडर्स वहां पहुंचे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के। अब आज मैं समझता हूँ ये इनका जवाब न देना होता तो वहां पहुंच चुके होते। वहां पर राजनाथ जी से पहुंचे हुए हैं, अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। आज देखा मैंने यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी हर जगह वो पहुंचते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, इसलिए कि दिल में ख्वाहिश उनकी है कि कुछ ऐसा मर्तबा हमको भी मिलना चाहिए। दिल में ख्वाहिश भी है और सिंबॉलिक उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि उससे मोबिलाइज किया जा सके। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा तो सनातन धर्मी कोई है नहीं। तो बहरहाल वहां पहुंच गए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन इज द ओनली वे फॉर दिस पार्टी टू कम टू पावर अगेन। सीधी बात है, और उसी पे वो लगे हुए हैं। अब बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारी जो अप्रोच है, बहुत सी जगहों पर हम ऐसी अप्रोच अडाप्ट करते हैं जिससे इनको मौका मिल जाता है। अब वो बीच जीवन में बात आगे आप ज्यादातर मैं जरूर कहूंगा कि अभी 3 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग थी। तो जब अच्छा उस मीटिंग में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला छाया रहा। वो रिपोर्टिंग आपने देखी होगी। बहुत सारे इश्यूज थे, बातें उन्होंने अच्छी कही, करने भी चाहिए, करेंगे भी, पर्सनल लॉ बोर्ड है तो किस लिए है। लेकिन मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का छाया रहा। जबकि उसके 2 दिन पहले जो लॉ मिनिस्टर है उसने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत सारे फैसलों में कहा है कि भाई ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, एक बैग लागू करने की बात करेंगे तो ये होने वाली बात नहीं है, बहुत सोच समझकर इस पे कोई कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले जो उन्होंने इलेक्शन भी जीते हैं इस नाम पर, वो कमेटियां बनाई हैं। गुजरात इलेक्शन से पहले कह दिया कि हम इसके लिए कमेटी बना रहे हैं। कमेटी तो टलाने की बातें होती हैं। जी। हिमाचल में भी कमेटी बनाई है, और फिर वो स्टेट का मसला नहीं है। हिमाचल में, उत्तराखंड में, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ आपके मध्य प्रदेश वगैरह में, तो वो मसला वो नहीं, जहां भी लॉलीपॉप देना होता है वो ये कह देते हैं। वो तो नहीं, इस वक्त हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं खाली ये कहना चाहता था कि एक ऐसा नॉन इशू इन द सेंस कि वो मुसलमानों का, मैं तो उसको मुसलमानों का इशू मानता ही नहीं हूँ। हमारा भी इशू है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉज पे अटैक होगा, जब कोई बात आएगी, तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि सीधे छोड़ दीजिए ना। जब सरकार कोई ड्राफ्ट बना के पेश करेगी उस पर रिएक्शन दीजिए, उस पर देखेंगे। जैन तो बोल नहीं रहे, बौद्ध बोल नहीं रहे हैं, क्रिश्चियंस बोल नहीं रहे हैं, सिख बोल नहीं रहे हैं, कोई भी सिखों का एकाध बयान आ गया है, लेकिन बकिया तो कोई बोल नहीं रहा है। सवाल ये कोई नहीं बोल रहा है, आप उसको ख्वाबखाई अपना इशू बना करके पेश कर रहे हैं। वो तो और ये यही चाहते हैं कि कैसे हर चीज मुस्लिम हिंदू इशू बन जाए, मतलब मुसलमान रिएक्शन और कैसे ये हम जाहिर करने की कोशिश करें, कोशिश करें नहीं बल्कि करें कि साहब ये मुसलमान जो है वो उसको हम तंग कर रहे हैं। ये मैसेज भी तो देना है ना, तो उसका मौका हम दे देते हैं। हमको कम से कम ऐसे मौके फराहम नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि वो ख्वाबखाई उसको ले आ रहे हैं, मिनिस्टर कह रहा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई इस तरह कोई मामला नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे सर पे जूता मत मारना। और नहीं, अभी मैं बताऊं आपको, वहां पर सेंट्रल कमेटी बना दी गई फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अच्छा, और उसमें यह है कि एक सेंट्रल कमेटी होगी, एक स्टेट्स कमेटियां बनेगी, स्टेट का कन्वीनर बनाया जाएगा, और वो तमाम लोगों से बात करेंगे, हिंदू से बात करेंगे, दानिशवरों से बात करेंगे, और दूसरे तमाम लोगों से बात करेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो बात करेंगे, फिर वो इशू को हर जगह उठाते रहेंगे, हर जगह खबरें आती रहेंगी, गर्म होता रहेगा। को भी अवॉइड करना चाहिए। एक अब जो तरीक़ाकार है काजी साहब वो तो है, सवाल ये है कि हमको इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। तो एक तो इन चीजों को जहां तक अवॉइड हो सके, जैसे मैंने कहा कि अवॉइड करने की कोशिश करें, और दूसरी बात है कि उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करने की बात करें, और सरकार से भी मुतालबा है। सरकार से मुतालबा करने के एक तो ये है कि भाई अखबारों से इसको तो जरिया, लेकिन मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सरकार से लड़ने के लिए अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खाली बयानात से उससे काम नहीं चलेगा, समझा आपने। तो ये भी चीज गौर करने की है। अभी देखिए आप कि अभी हो क्या रहा है, जैसे अभी आपने धर्म संसद की बात गालबन बीच में कही थी, में तो जंतर मंतर पे भी
इनका हुआ है, वो तो हो ही रहा है, हाँ, हर जगह हो रहा है। लेकिन जंतर मंतर पे क्या जहर उगले गए, मैं तो जानबूझ करके इसको कभी कभी सुनता, कभी कभी नहीं सुनता हूँ कि भाई देखो क्या हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि सब्जियों की छुरी से काम नहीं चलेगा, ये तो मैं सुन रहा था ना, तलवारें रखिए, हथियार रखिए, बंदूकें रखिए, मतलब ये सब तकरीरें हो रही हैं प्रोवोक करने का। अच्छा, अब देखिए वो तो कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। बरेली के एक बाबा ने कहा कि मैंने जो है 9 साल के अंदर 66 लोगों को मुसलमान से हिंदू बनाया है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उन्हीं बाबा का मैंने एक वीडियो देखा कि एक मुसलमान को हिंदू बना रहे हैं, वो बाकायदा चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। और यही नहीं, वो जो बागेश्वर धाम के बाबा जिसका मैंने तस्करा किया, उन्होंने अपनी सभा के अंदर, सरमन के अंदर, अपने जो उनका जो वो है इज्तिमा, क्या कहेंगे उसको आप समझे, तकरीर की उन्होंने। उन्होंने तकरीर तो कर ही रहे हैं कुरान बनाने की, वो उनको बुला करके एक मुसलमान को वहां पर उन्होंने खड़ा किया और कई मुसलमानों को खड़ा कर रखा था, उसमें से एक से तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे भाई क्या नाम है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, और सब ताकि सुना रहे थे। उसके बाद कहा कि तुम अपनी मर्जी से हिंदू हो रहे हो ना, तो हिंदू वो अपनी मर्जी से हो रहा है, तो उसको हिंदू तो उसमें शामिल कर दिया। इस तरीके से कई एक बाबा और है जो बहुत टीवी पर आते हैं, जिसका नाम याद रखा जाए, वो भी मुसलमानों को खड़ा करके हिंदू बना रहे हैं। तो अगर अब देखिए, सब सोशल मीडिया पे सारी चीजें एक तरफ से टहल रही हैं, बिल्कुल। कोई एक्शन नहीं, लेकिन कोई मुसलमान अभी अगर कोई इज्तिमा इस तरह को मुसलमानों का हो और उसके अंदर एक हिंदू को वहां पर मुसलमान बनाया जाए, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, या बनाने का ऐलान कर दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए। आपको याद होगा जब तो दावा गरा पे जो था हमला बोला, इन लोगों ने क्रैक डाउन किया और एक पूरा मुसलमानों को पकड़ करके हिसाब, यहाँ कन्वर्जन हो रहा था, वहां कन्वर्जन हो रहा था, जो 10 साल पहले कन्वर्ट हुए, जो 20 साल पहले कन्वर्ट हुए, वहां पर आकर के उनको पकड़ रहे हैं और क्या कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो आपको क्या लगता है ये इतनी घबराहट क्या मोदी की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, इलेक्शन जिताने के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी क्या वो उन्होंने वादा किया था, मिसाल के तौर पे 2 करोड़ जॉब दूंगा हर साल, जी। अब वो कुछ 100 जॉब्स का मेला लगा दिया जाता है, और वो अब ये कह रहे हैं कि साहब सरकारी जॉब के लिए आप बिल्कुल इंतजार मत करो, आरएसएस प्रमुख। तो ये उन नाकामियों को छुपा करके और फिर भी इलेक्शन जीतने का इंतजाम, मेला लगाया जाता है, उसमें 70-75 हजार लोग पता नहीं कहां से इकट्ठा होते हैं। तो जिन लोगों को जॉब देने की बात करते हैं उससे पूछें, ऑनलाइन उनको जॉब दे देते हैं, ये अक्सर कर रहे हैं। लेकिन वो बाद में पकौड़ा बेचने की मोदी जी ने बात की, तो दूसरी चीजें छोटी मोटे बेचने की बात दूसरे इनके अब तो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि पान बेच करके 28 लाख रुपए कमाए, तो पकौड़ा बेचो, पान बेचो। ये स्लोगन अब इनके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, समझे आपने, लोगों की समझ बात आ गई है कि ये सब खोखले स्लोगन है। लेकिन बस वही है कि कम्युनल लाइन पर चलते जाओ, फिरका परस्ती की फिरका परस्ती की अफीम खिलाते रहो, उसी में लोग मस्त रहें और इन चीजों की तरफ ध्यान न दे, और कोई ध्यान दिलाए भी तो उसकी तरफ ध्यान न दे। अब सीनियर सिटीजन का मैं देख रहा था, अभी जो बजट आया, सीनियर सिटीजन के लिए ये कर दिया गया, सीनियर सिटीजन के लिए ये कर दिया गया। अब आपको पता है, अब तो कि सीनियर सिटीजन्स का जो कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद ट्रेनें शुरू हुई, तो उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को जो टिकट में कंसेशन मिलता था, वो भी खत्म, जो लेडीज को मिलता था कंसेशन, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। और कह रहे हैं कि साहब हमने सीनियर सिटीजन को ये फायदा पहुंचाया। भाई तुम कम से कम जो फायदा हमको मिल रहा था कि वो टिकट में जो हमें कंसेशन मिल रहा था रेलवे टिकट के अंदर, तो पहले उसको तो दो। बिल्कुल वो भी बंद कर दिया। देखिए एक चीज जो सामने की है वो ये समझने की है कि ये जो अंधभक्त बनाए जाते हैं जी, और उनको ये कहा जाता है कि आप अपनी भूख को भी भूल जाओ जी, महंगाई को भूल जाओ, जॉब नहीं है उसको भूल जाओ, आप अपने घर में 2 साल पहले क्या खाते थे अब नहीं खा पा रहे, उसको भी भूल जाओ। ये नशा आखिर उतरेगा कब? ये एक नशा है। देखिए, नशा की एक स्टेज होती उतरने की। अभी तो नशा उन्होंने पिला दिया है, और जब शराब पी ली है, और वो नशा जब शराब का उतरेगा तभी की समझ में बात आएगी। इसीलिए तो
इससे पहले कि वो शराब का नशा उतरे या और शराब पिला रहे हैं, फिर एक और शराब पिला रहे हैं। हाँ। अब आप देखिए, अच्छा इस तरह की चीजों का प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हमारा ये मीडिया करता है छोटी छोटी चीजों को लेकर के। अब आप देखिए कि अभी वो आफ्ताब का जो मामला था यहाँ, जो उसने कत्ल करके और पीसेस बना के फेंक दिया था, तो उसको अभी तक वो टीवी पे चला जा रहा है। मैं कल देख रहा था, उसका तमाम वो कर रहे थे कि साहब वो हड्डियां उन्होंने निकाल करके और चूरन बना करके उसका मतलब पीस करके उसका भुर्रा बना करके उसका उड़ा दिया था। उसकी तलाश जारी है। और एक उसी के 3-4 दिन बाद आपको याद होगा कि एक उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, दोनों हिंदू थे, मारने वाले भी और लड़की भी हिंदू, तो उसने उसके पीसेस कर करके यहीं पर दिल्ली में ही एक मैदान में फेंक दिया था और बरामद भी हुए। उसका उसके बाद कोई तस्करा आया, उसकी खबर खत्म हो गई, उसकी खबर खत्म हो गई। हरिद्वार को उजाड़ने का काम चल रहा था, और जब वो मेजॉरिटी मुसलमानों की, हालांकि वहां सब मुसलमान नहीं है, लेकिन जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट का स्टे आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो खबर बंद हो गई। तो अब आप, मैं तो देखिए, कोई भी कहीं पर कोई प्रदेश में वाकया होता है, इतना बना के टीवी पेश करता है कि पूरे मुल्क में उसके असरात मुरतब होते हैं। अब देखिए, आजकल नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हो रहा है, समझे आपने, तो वहां पर ये असम में आफत आई हुई है, ये जो लेकर के वो चाइल्ड मैरिज को लेकर के पॉक्सो एक्ट लगा रहे हैं। अब कोई जो है 4 साल पहले शादी हुई, 5 साल पहले शादी, बच्चे हो गए, उनको जो है उन पे पॉक्सो एक्ट लागू कर रहे हैं। और आज मैंने उसका बयान देखा है, उसने ये कहा है कि 2026 तक ये सिलसिला चलेगा। 2,500-3 हजार लोग अभी भी वो पकड़ में आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा पकड़ रहे हैं। मतलब कोई भी वाकया देखिए, होता क्या है, कानून का निफाज, कानून एक चीज है, निफाज एक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। कानून का निफाज जो है वो हमारे खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। आप कहीं पर भी कोई भी कानून बना हुआ है इस तरह का, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, तो वहां पर मालूम होगा कि साहब ये सारे एक्यूज मुसलमान है। अभी असम में जिससे हो रहा है, उसमें 90% आप जाके देखेंगे तो मुसलमान ही। सब पिछले दिनों कहीं तो साहब बात कीजिएगा, लगभग 100%। हाँ, पिछले दिनों एक तस्वीर छपी आसाम में डिटेंशन सेंटर की। जी। वो डिटेंशन सेंटर कैसा होता है, वो पूरे मुल्क को एक तरह से दिखाया गया उस तस्वीर के जरिए। और वो जो एनआरसी वगैरह हुआ था, वो डाउटफुल सिटीजन जो पूरे मुल्क पर आने वाली थी, वो डिटेंशन सेंटर में लोगों को डालना भी शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, नहीं, आपने डिटेंशन सेंटर की बात की ना, तो अभी देखिए इसमें जो असम वाला फैसला कर रहा था कि वहां पर वो लोगों को पॉक्सो एक्ट लागू कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टेडियम को जो है वो जेल में कन्वर्ट कर दिया, वहां रखने हैं ले जाकर। इसका मतलब हुआ, और 2026 की बात कह दी, इसका मतलब कि क्रैकडाउन बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। बिल्कुल। तो मेरा तो कामी साहब कहना ये है कि यहाँ पर जो है इस तरह के वाकयात को देखिए, जब पार्लियामेंट से कोई बात ना बने, जब जो है दूसरे आर्गन्स फेल होने लगे, ब्यूरोक्रेसी, तो पार्लियामेंट जो आपके उसका काम नाफिज करना होता है, कानून का वो करेगी। जुडिशरी जो है, बहरहाल जुडिशरी में का मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद रास्ता क्या बचता है? जाहिर है कोई रास्ता नहीं बचता, सिवाय इसके कि आपने कोई गुनाह ना किया हो। बहुत सारे मामला, और देखिए, आपने गुनाह ना किया हो लेकिन आप अपने आप को गुनाहगार समझने लगे। आपने कोई मतलब आपको एक एहसास हो कि हम 2nd ग्रेड सिटीजन हैं, और आप सर उठा करके ना, यही तो है कामी साहब कि अब ये देखिए जो मुलाकातें हो रही हैं, समझा आपने, अभी मौलाना समन्नी साहब गए हरिद्वार में, तो गिरवा वस्त्र अंदर से पहन करके निकले, बाहर आए, समझा आपने, उनके यहाँ मिलने के लिए खुद गए थे। अभी दूसरी मीटिंग हुई है दानिश्वरों की, समझा आपने, मुस्लिम पर्सनल की बोर्ड की मीटिंग हुई, तो उन्होंने भी उसमें नेगोशिएशन और बातचीत का ही दायरा बढ़ाने की बात की, और दानिश्वर वहां पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? अभी एक बहुत ही दिलचस्प, उनसे बात करनी चाहिए। आप जाइए, देखिए, इससे किसी को इनकार नहीं कि गुफ्तगू जो है वो बेहतरीन हल है किसी चीज के लिए, और गुफ्तगू से मसला हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल हमेशा तैयार रहनी चाहिए। लेकिन आपकी बात में जब वजन होगा तभी आपकी बात मानी जाएगी। क्रॉस द टेबल बात करने के लिए आपको अपने अंदर ताकत पैदा करने की, अंदर ताकत हो, आप अपने स्टडी करके जाएं, अपने इश्यूज पर मजबूती से रखें। आप बिल्कुल सबमिसिव अंदाज में जब बात करेंगे और बिल्कुल इस तरह से बात करेंगे
कि साहब इससे मालूम होता है कि अब हमको सेकंड क्लास सिटीजन होकर रहना ही रहना है। हमने मान लिया साहब, हमने मान लिया। आप जैसा चाहते हो। जैसे अभी नहीं, हाँ। मैंने पढ़ा उसमें, तो उसमें को हमारे कुछ दानिश्वर साहबान ने कहा कि साहब वहाँ इस तरह का मसला उठा कि अयोध्या के बाद जो चल रहा है ना बनारस और ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह का, तो उन्होंने कह दिया अभी मथुरा की ईदगाह पे आया जो वह सरकार गड़बड़ सड़बड़ कर रही है। अब देखिए मथुरा की ईदगाह पे बड़ा लंबा चला बिजली का कुछ नहीं समझ में आया तो बिजली का बिल उसके ऊपर भेज दिया। उन्होंने कहा बिजली पूरे मथुरा में इस्तेमाल हो रही है गलत तरीके से। खैर वो तो जीवन में मैंने एक बात कह दी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ईदगाह, तो उसमें ये पता ही चला कि उन्होंने कहा कि साहब इन दानिशवरों ने ये पूछा कि साहब ये बताइए कि अगर हम ये मथुरा की ईदगाह और बनारस की मस्जिद ज्ञानवापी इसको दे दे तो आप मजीद मुतालबा तो नहीं करेंगे? इस जुमले का मतलब क्या है? ये सवाल खुद अपने आप में डिफेंसिव और निगेटिव है। बिल्कुल कहना ये चाहिए, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि मतलब क्या है कि ज्ञानवापी की बात आप करें और उसकी बात आप करें। आप जब अयोध्या की बात चल रही थी तो आपने कहा कि अयोध्या का मसला अगर हल हो गया और हमको दे दें, तो हम दूसरे का मुतालबा नहीं करेंगे। अब अयोध्या आपको मिल गया वहां, और देखिए ये तो सबमिसिव था ही, लेकिन उधर से जवाब ये मिला कि हम कोई गारंटी नहीं देते। हाँ, ये उससे भी आगे की बात है। दूसरी बात ये है, ये मिलते हैं, मिलने का मतलब हुआ मुस्लिम दानिश्वर करके तो मिले, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप किसी एजेंडे के साथ जाइए, तैयारी के साथ जाइए, मिलने के पहले आप लोग मशवरा कर लीजिए क्या बात रखनी है, निकल करके आके कौम को बताइए कि हमारी ये बातें हुई ना। कुछ वो तो लीक वो तो खबरें लीक हो जाती है तो पता चलता है, वरना मुझे लगता है कि खबरें लीक भी ना हो। देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली में हम रहते हैं, पत्रकारों से भी मिलते हैं और अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें हैं कि एक साहब हैं जो बाकायदा इनके इंटरलोक्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं और उनका नाम है ख्वाजा इफ्तिखार जी, और वो इनको सबको मिलवाते हैं। जिनकी किताब का रस्म इजरा मोहन भागवत ने किया था। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 96 में मैंने नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू लैंग्वेजेस जो है शायद उसने इनके उसको उर्दू में वो तो जाहिर है सरकार के जरिए तो देखिए अब नाम उर्दू का जोड़ करके मुसलमानों से बात और किताब जो है किताब बिल्कुल आरएसएस के लिए। तो ये देखिए उस तरह से, और मुझे ये भी मालूम है कि उन्हीं के जरिए ये 4-5 लोग जब मिले हैं 2 बार, वही उसको कनेक्ट भी कर रहे हैं उनको। जी। तो खैर अब ये और ये वही आदमी है ये, और इनके साथ में उमर इलियासी में नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लोगों को कम से कम मालूम होना चाहिए। जी। मेरी 40 साल की पत्रकारिता में उमर इलियासी पहला मुसलमान है हिंदुस्तान में जो इजराइल से अपने जाती ताल्लुकात को फखरिया बयान कर सकता है, यानी फिलिस्तीनियों के कातिलों से मिलने को फख्र के तौर पर। तो उसी किमाश के लोग हैं। और इनको ये जो लोग मिलने जाते हैं इन्हें किसी ने इलेक्ट करके तो भेजा नहीं है। तो अब मुझे याद आ गया कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो एक बयान दिया था कि वो मुसलमानों से बात करो अपने लोगों से, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बीजेपी की, उसमें कहा कि मुसलमानों से, बोरों से बात करो। खैरियत ये हुई कि शिया का भी इसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया, बोरों से बात करो और पढ़े लिखे मुसलमानों से बात करो। इस किस्म की बातें उन्होंने कही। कभी पसमानदा कह करके उधर पसमानदा, बोहरा और पढ़े लिखे लोगों से। तो ये जो पढ़े लिखे लोग जाकर के मिलते हैं, जो कभी कोई बात ना तैयारी से जाते, नहीं तैयारी की बात नहीं काजी साहब, ऐसा है वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उससे क्या खबर की क्या है रवरस में शाहबाजी। वो कहावत यह है कि जाके पाँव फटे न फटे बेवाई, सो कहाँ जाने पीर पराई। भाई ये लोग कभी आवाम के बीच में रहे हैं? नहीं, कभी मुसलमानों के बीच में रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। और जब ये उसमें से जो ब्यूरोक्रेट वगैरह लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो किसी को सुनते नहीं। अरे साहब इसमें मैं आपको और मुसलमानों के इश्यूज पर बात करना इनके लिए बहुत भारी पड़ता है। और पता ही चला कि उसके बाद जब निकल के वहां से आते हैं तो इनको जो है मुस्लिम कौम की दिखाई पड़ती है। जी। और इसमें इस वाली टीम में इस बार शाहिद सिद्दीकी भी नजर आए, नई दुनिया वाले उसमें। जी। और ये कहा कि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। शाहिद सिद्दीकी का अखबार नई दुनिया एक लंबे अरसे से सिर्फ जज्बातियत फैलाने का ही तो काम किया है। हमें याद है वो पूरे पेज में वो तलवार लटकी हुई और वो सारी चीजें जो दिखाते थे। अखबारात का नहीं जी ये एजेंडा था। ये एजेंडा था कि लोगों को जज्बातियत में उलझाए रखो,
और कोई काम करने मत। जी जी जी। अब सद्दाम हुसैन की तस्वीर छापी, रिक्शा वाला 50 रुपए का खरीद के लेके जा रहा है। तो ये देखिए, मुसलमानों को असल इशूज से भटकाने वाले और असल इश्यूज पर सरकार से बात ना करने वाले और सरकारों से जाकर के जब मिले तो अपने जाती फायदे लेकर के आने वाले, ये कभी नुमाइंदे नहीं हो सकते। ये है बुनियादी बात। और ये आप कोई आखिरी बात कुछ आप कहना चाहें तो उस सिलसिले में जो हम बात कर रहे थे कि क्या ये फिर इलेक्शन जीतने की तैयारी ही है, आरएसएस जो कुछ कर रही है, जो हड़बड़ा करके मुख्तलिफ बयान दे रही है? ये सारे बयान उनके हड़बड़ाहट में आ रहे हैं। उनका उनकी स्ट्रेटजी वही है। समझा आपने? आजकल थोड़ा घिर गए हैं तो इस तरीके से जो दूसरे बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरा मानना यही है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो इलेक्शन जीतने की बात करेंगे वो वही करेंगे कि उनके पास और कोई चीज है नहीं। सरकार हर फ्रंट पे कायम साहब बिल्कुल फेल है आपने। लेकिन मैं तो बहुत दवाब के बीच में जाता हूँ ना। निचले तबके में क्या होता है कि सब कुछ कहने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, मोदी जी ने होते तो और नुकसान हो गया होता। बस उसको कहिए कोरोना में इतने लोग मर गए, गलत पॉलिसी थी। तो कहते हैं नहीं, मोदी जी ने होते तो 5 लाख नहीं 50 लाख लोग मर गए होते। वो महंगाई की बात करिए, कहते हैं साहब मोदी जी ने होते तो अब तक और महंगा हो गया होता। ये वो हर हाल में उन्होंने उसको वो ऐसा पकड़ लिया है जिन को शराब पिला करके, जैसे मैंने कहा ना, तो अभी उसी शराब में वो मस्त है। अरे साहब, जो जिस हुकूमत के दौर में कुछ ही लोगों को सही चाहे पेशाब पीने और गोबर खाने के लिए भी तैयार कर दिया जाए, तो उससे ज्यादा दिमाग खराब किस दौर में हुआ होगा? अब से पहले तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो अपना पेशाब खुद पी लेते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुकान पे पेशाब बिकता हो और लोग पी के खुशी महसूस करते हो। तो ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। उस प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि मैं पेशाब पीता हूँ, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि मैं भी पीता हूँ और मैं ऐसे पीता हूँ, ऐसे पीता हूँ। फिर उसके ऊपर यूरिन थेरेपी नाम से किताब भी आ गई। तो वैसे ही जब आजकल कोई यहाँ बीजेपी का और खास तौर पर बड़ा लीडर आरएसएस के लोग, नई उम्र के लोगों को मैं बता दूं कि मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपना पेशाब खुद पी करके अच्छी सेहत का राज उन्होंने बताया था। बहरहाल अब गाय के पेशाब तक की बात पहुंच गई। जब गोबर की बात, भाई अफसर इस तरह की बात की तो सब कहने लगे, समझा आपने, चाहे वो पसंद करते हो चाहे ना पसंद करते हो। बहरहाल हम बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा मुल्क चले, सब लोग सुकून से रहें, सब लोग खुशी से रहें, तरक्की करें, ऐसे हालात, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हालात यही समझ में नहीं आ रहा। काजमी साहब, जो समझाने की बात है, मैं सबसे कहना चाहूंगा, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, दीगर हजरात भी हैं जो हिंदुस्तान से मोहब्बत तक करते हैं। जाहिर चीज हर कोई करता है, वैसा मान के चलता हूँ। ये मोहब्बत की बात करते हैं, इनको पता नहीं है कि जो फसाद फैला रहे हैं उससे जो है कितना मुल्क को नुकसान होने वाला है। ये बताना चाहिए। मैं जो बात कहता हूँ अवाम में जाकर के, इसलिए कि चंद लोग हैं, परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत कम परसेंटेज है जो इस तरह के खुराफाती लोग हैं। उनको बताना पड़ेगा जो इस शराब पी करके मस्त हैं और सिर्फ कम्युनल कम्युनल फ्लेयर अपने आप को लगाए हुए हैं कि दूसरे जिन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनमें जाके बताना चाहिए कि भाई मुसलमान यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं हैं। आप कुछ भी कर लें, पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए तो 20 करोड़ मुसलमान यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा? इसलिए रहना यही है, तो मिलजुल करके ही आपको हल निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मैं 1 मिनट आपका और लेना चाहूंगा कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ अभी भी हूँ, जाता रहता हूँ। तो जो निचले का तबका निचला है, उसके दिमाग में मालूम काजी साहब क्या है, इसको आप मजाक मत समझिए। मैं आप जो लेबरर हैं और जो उस तरह के लोग हैं, जो बड़ी तादाद उनकी है, उनसे जब बात होती है और पता ही चलता है उनके दिमाग में ये है, इसलिए मैंने कहा मजाक मत लीजिएगा, उनके दिमाग में ये है कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मुसलमान ये तंग होंगे तो ये सब छोड़ पाकिस्तान भागेंगे। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, सऊदिया नहीं जाएंगे, तुर्की नहीं जाएंगे, दिमाग ही उससे आगे कहीं नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तानी करते रहते हैं। समझा आपने? पाकिस्तान के ऊपर सियासत चल रही है। तो ये मैं इनके यहाँ काम करता था, इनका मकान मैं लूंगा। काजमी साहब क्या वो कहता था, मैं काम करता इनका मकान बहुत अच्छा है, इनका खेत मैं लूंगा, इनकी जायदाद मैं लूंगा। ये लोगों के ज़हन में है और इस
लोगों को निकालना पड़ेगा ज़हन से, यानी उसमें नफरत के साथ लालच शामिल है। हाँ। तो ये एक बुनियादी बात है कि जाएं, जो मीटिंग वूटिंग होती है ये लोग आवाम में जाकर, उन्होंने कहा कि साहब कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाए करके आप मुस्लिम पर्सनल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? आप कमेटी बनाइए कि तुम लोग जा करके वहां पर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के, उनको साथ जोड़ करके तुम मीटिंग करो, और खास तौर पर हिंदू बिरादरी जहां पर है उनमें जाके मीटिंग करो, हिंदू भाइयों को साथ लेकर के, कि भाई हम नहीं जाने वाले हैं। और उनको हिंदू भाई बताने की कोशिश करें कि तुम लाख कोशिश कर लो, ये 20 करोड़ कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से काज़मी साहब इतने बड़े बड़े फसादात हुए, रावण किला के हुए, अहमदाबाद के हुए, भिवंडी के हुए, आपको याद होगा जबलपुर के हुए, और गुजरात में बहुत हुए, भागलपुर हुआ, मेरठ मलियाना, क्या क्या हुआ, मेरठ मलियाना, ये सब नहीं, ये सब जोड़ दीजिए तो मालूम हुआ कि 1 लाख भी तो मुसलमान नहीं मरा होगा। जी 1 लाख भी नहीं मरा है। बिल्कुल आपने तो ये तो 20 करोड़ कहाँ से जाएंगे बाहर भाई? अब कितना तुम मारोगे? कहीं जाने ये उनके ज़हन से निकालना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। बुनियादी बात है जी। ये बुनियादी बात है जो ZK फैजान साहब ने बताई, आप लोगों को सभी को समझना चाहिए। और हम जब बात करते हैं, आप लोगों को सिर्फ मुसलमान नहीं, को सिर्फ हिंदू नहीं, सभी को मुल्क के हमदर्द के तौर पर गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि पूरा मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े। नफरत मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा जी, समझा आपने? मिलजुल के रहेंगे तो मुल्क तरक्की के रास्ते पर चलेगा, सीधी बात। बेशक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।